हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद वैष्णवी झा। सो लास्ट क्लास में हमने प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो कि चैप्टर नंबर 4 था ज्योग्राफी का, दैट वी कंप्लीटेड। एंड आज के वीडियो में हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जो कि अगला चैप्टर है ज्योग्राफी का, उसको हम स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सी ऑल सेकेंडरी एक्टिविटीज़ बेसिकली क्या होते हैं, जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग आती है, ठीक है, जिसमें हम चीज़ें बनाते हैं। जैसे प्राइमरी एक्टिविटीज़ में सारा रॉ मटेरियल पे काम हो रहा था, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में सारा का सारा काम जो है वो मैन्युफैक्चरिंग पे होता है, इंडस्ट्रीज़ की बात होती है, फैक्ट्रीज़ की बात होती है। सो सी ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नेमली प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी रिवॉल्व अराउंड ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। जो भी हम बात करते हैं, चाहे किसी भी तरीके की एक्टिविटी की हम बात करें, जो फर्स्ट थिंग होती है वो है टू यूज़ द रिसोर्सेज, टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज। तो वो हर तरीके का एक्टिविटी का मेन एक एम होता है, एक पर्पस होता है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जो हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज में ऐड करते हैं कुछ वैल्यू, मतलब जो भी रॉ मटेरियल हमें मिला है, ठीक है, नेचुरली जो हमने ऑब्टेन किया है, उसमें ये वैल्यू ऐड करते हैं बाय चेंजिंग द क्वालिटी, बाय इम्प्रूविंग द क्वालिटी, यू कैन से टू मेक इट मोर यूज़फुल। तो इन सब तरीके से क्या होता है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं नेचुरल चीज़ों को और भी ज़्यादा यूज़फुल बनाने में काम आता है। तो ये क्या करते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के थ्रू हम रॉ मटेरियल्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं, यानी चेंज करते हैं, ठीक है, इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। Cotton in the ball has limited use, but after it is transformed into yarn, becomes more valuable and can be used for making clothes. तो अगर हम कॉटन की बात करें तो ऐसे अगर आप सिर्फ कॉटन देखेंगे तो वो उसका एक लिमिटेड यूज़ है, लेकिन उसी कॉटन को आप यार्न में चेंज कर दीजिए तो उससे क्लोथ्स बनाए जा सकते हैं, विच इज़ मोर हैंडी, मोर वैल्यूएबल फॉर दी ह्यूमन रिसोर्सेज। सो इस वजह से क्या है कि उसको अगर हम ट्रांसफॉर्म करेंगे और किसी ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि ज़्यादा यूज़फुल हो सके, तो इट्स बेटर। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ बस वही करती है, वैल्यू ऐड करती है। आयरन ओर कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली फ्रॉम दी माइंस। जैसे आयरन ओर जो है, ओर मतलब जो हमें अर्थ से मिलता है, ठीक है, तो जिस फॉर्म में हमें आयरन अर्थ से मिलता है, तो आयरन बहुत ही स्ट्रेची, बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है जब हमें ओर के फॉर्म में वो मिलता है, तो ठीक है। ओर से जो हमें एकदम प्योर आयरन होता है ना, वो बहुत ही लचीला टाइप का मटीरियल होता है, लेकिन फिर उसमें क्या करते हैं, कार्बन को ऐड करते हैं ताकि वो थोड़ा सा मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाए। अभी आप देखिए, जो भी हमारा घर टिका होता है वो आयरन के ही सरिये पे टिका होता है, तो इतना स्ट्रॉन्ग उसको बनाया जाता है। बट क्या करते हैं, जो नेचुरल रिसोर्स आया है उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है, उसको चेंज किया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, आयरन ओर जो है वो डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हम माइन से, लेकिन उसको हम स्टील में कन्वर्ट करते हैं, स्टील में कन्वर्ट करके उसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, उसकी क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, एंड कैन बी यूज फॉर मेकिंग मैनी वैल्यूएबल मशीन्स। बहुत सारी वैल्यूएबल मशीन्स, टूल्स, ये सब बनाने में भी आयरन का यूज़ होता है। Then the same is true of most of the materials from the farm, forest, mine and sea. तो जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज हमें जहाँ जहाँ से भी मिल सकती है, तो हर किसी का यही है कि सेकेंडरी एक्टिविटी उसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करता है, ठीक है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ देयरफॉर आर कंसर्न्ड विद मैन्युफैक्चरिंग। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ मेनली किस चीज़ की बात करती है, मैन्युफैक्चरिंग की बात करती है, प्रोसेसिंग की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, इन सब चीज़ों की बात होती है जब हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को समझने चले। तो सबसे पहला टॉपिक जो इसमें आता है मैन्युफैक्चरिंग का, क्या है देखिए। मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व्स अ फुल एरे ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हैंडीक्राफ्ट्स टू मोल्डिंग आयरन and steel and stamping out plastic toys to assembling delicate computer components और space vehicles। तो क्या होता है देखिए, मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ किसी चीज़ को बनाना नहीं आता है कि मतलब है कोई भी प्रोडक्ट है, कुछ भी आपको बनाना है, तो ऐसा नहीं है कि लिटरली वो चीज़ है, उसको बनाने से पहले बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, उसके अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। कोई भी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर ही ले लीजिए या आपके मोबाइल फ़ोन्स ही ले लीजिए, तो उसका स्क्रीन एक अलग चीज़ है, उसके अंदर जो चिप्स हैं लगी हुई वो एक अलग चीज़ है, उसका प्रोसेसर एक अलग चीज़ है, और हर उस प्रोसेसर में लगने वाले जो सेमीकंडक्टर्स हैं, जो रेजिस्टर्स हैं, वो एक अलग चीज़ है। तो अब क्या होता है, वो सेमीकंडक्टर उसमें लगाना एक तो पहले वो सेमीकंडक्टर बनाना, ठीक है, वो आया,
ठीक, वो छोटे छोटे चिप्स जो होते हैं, है ना, उसमें प्रोसेसर में होते हैं, तो प्रोसेसर पूरा जो है वो बहुत सारे चिप्स का एक इंटीग्रेशन है। तो वो चिप्स पहले बनेंगे, फिर वो चिप्स उस प्रोसेसर पे उसको लगाया जाएगा ताकि वो काम कर सके। तो एक एक पिन के थ्रू वो मतलब एक एक चिप को गिराया जाता है सही जगह पे ताकि वो मतलब असेंबल हो सके। ये करके तो एक प्रोसेसर बनता है, ठीक है। ये भी मैं बहुत ही रॉ फॉर्म में आपको बता रही हूँ समझाने के लिए। तो ये करके तो हमारा प्रोसेसर बनेगा, ठीक। उसके बाद उसमें 75 तरह की डिवाइसेस और लगेंगे, उसमें रेजिस्टर्स कनेक्ट होते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो और लगती है, वायर्स लगते हैं। तो ये जो है ये सारा काम किससे हुआ है, ये सारा काम हुआ है अभी सिर्फ प्रोसेसर का। अभी उसके बाद स्क्रीन बनेगी, उसके बाद आपके फ़ोन का बॉडी बनेगा, चाहे मेटालिक बॉडी बनेगा, जो भी है वो सारी चीज़ें बनेंगी, ठीक। उसके बाद उस कंपोनेंट को असेंबल किया जाएगा। तो पहले तो रॉ मटेरियल अलग अलग बनाना मतलब हमारे पास आया, फिर उस रॉ मटेरियल से अलग अलग कंपोनेंट बनाना, कोई भी एक यूज़फुल मटेरियल बनाने के लिए उस मटेरियल के अलग अलग कंपोनेंट्स बनाना, फिर उन कंपोनेंट्स को बनाने के बाद उनको असेंबल करना, ठीक है, तब जाके वो डिवाइस प्रिपेयर होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग इज़ नॉट जस्ट मेकिंग अ डिवाइस, इतना सिंपल है नहीं, उसके पीछे एक बहुत लंबा सा प्रोसीजर होता है। इन ईच ऑफ दीज प्रोसेसेस, हर एक प्रोसेस में क्या होता है, द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आर द एप्लीकेशन ऑफ पावर, ठीक है, mass production of identical products and specialized labor in the factory setting for the production of standardized commodities। जो भी चाहे मैन्युफैक्चरिंग चाहे किसी भी चीज़ की जा रही हो, लेकिन उसके लिए हमें कुछ चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए, जैसे पावर चाहिए ही चाहिए, हमें मास में प्रोडक्शन करना ही है। बिकॉज ऐसा तो नहीं सोच सकते ना कि हम एक फ़ोन बनाएंगे, ठीक है। अगर कोई चीज़ बनाने चले तो डेफिनेटली वो बल्क अमाउंट में बनाया जाएगा, क्योंकि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 10 लोगों का खाना बनाने की आदत है, तो अभी एक आदमी का खाना बनाने में आपका रेशो गड़बड़ हो जाएगा। आप मटेरियल जो है ना वो ऊपर नीचे कर लेंगे क्योंकि ज़्यादा लेने की आदत है। तो क्या होता है जब हम बात करते हैं किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग की, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग में जैसे मान लीजिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट है, कोई पीसी बनाना है, कोई फ़ोन बनाना है, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि एक ही प्रोडक्ट निकाला जाए, ठीक है, कि एक ही चिप भी उतनी बने जितने कि हमें एक प्रोसेसर में लगेगा। तो ये, और क्योंकि उसके पीछे जो लगने वाले जो मशीन्स है उनके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट इतना भारी होता है कि अगर उससे तुम कुछ प्रोडक्ट्स, एक सर्टेन नंबर का प्रोडक्ट्स नहीं निकाल पाए तो तुम तो मतलब प्रॉफिट क्या ही बना पाओगे, है ना। अगर तुमने एक ही प्रोडक्ट बनाया है और तुमने इन्वेस्टमेंट करोड़ों का कर रखा है तो वो एक प्रोडक्ट तो आपको वैसे ही कोई आउटपुट नहीं देने वाला है। तो इसीलिए क्या होता है कि हमेशा मास प्रोडक्शन किया जाता है। तो मास प्रोडक्शन जो है वो आपका एक दूसरा हो गया जो मैन्युफैक्चरिंग में मस्ट है। उसके बाद लेबर हमें चाहिए ही चाहिए, वो भी स्पेशलाइज्ड लेबर, जो चीज़ बनानी है। अब जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया प्रोसेसर में चिप लगाना है, तो इसके लिए आप कोई भी तरीके का पर्सन, अनस्किल्ड पर्सन को आप नहीं रख सकते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन, फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस। उसके लिए आपको वही पर्सन चाहिए जिसको ये नॉलेज हो कि कैसे काम करना है, या एटलीस्ट कुछ ट्रेनिंग, कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग उसके पास हो, ताकि उसे ये पता हो कि भाई ये चिप ऐसे लगाई जाती है, चिप का ये काम होता है, तो इसे गलत जगह लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो है वो हमें स्पेशलाइज लेबर चाहिए होता है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। देन मैन्युफैक्चरिंग में बी डन विद द मॉडर्न पावर एंड मशीनरी और इट में स्टिल बी वेरी प्रिमिटिव, ठीक है। तो इसके लिए आप जितनी टेक्नोलॉजी यूज़ भी कर सकते हैं और नहीं तो बेसिक फॉर्म तो होता ही होता है। Most of the third world countries still manufacture in the literal sense of term. It is difficult to present a full picture of all the manufacturers in these countries. तो कई जगह मान लीजिए जहाँ पे बहुत मतलब इकोनॉमिकली स्टेबल सिचुएशन है और जहाँ पे टेक्नोलॉजी अफोर्ड की जा सकती है, जहाँ टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए नॉलेज भी है, तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे प्रेजेंट है तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी उतना हाई टेक उतना वहाँ पे होगा हमारा काम। लेकिन जितना ही कंट्री जो है वो इन मामलों में पीछे है, तो फिर वो कंपैरेटिवली उस हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको आप ये चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद आ जाता है मोर एम्फेसिस इज गिवन टू द काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी विच इन्वॉल्व लेस कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है, ठीक है, उसमें ज़्यादातर कोशिश क्या रहेगी कि जब काम मुश्किल हो तो कोशिश ये होती है कि जितना कम कॉम्प्लिकेटेड उसको किया जा सके उतना ही ठीक है, क्योंकि लंबा काम है। जब आपका पेपर बहुत लेंदी है, मान लीजिए, तो बहुत लेंदी अगर पेपर है
तो उसे आप जितना दिमाग ख़राब अपना करके करेंगे कि भाई ये तो मतलब इम्पॉसिबल है कंप्लीट होना, तो उतना ही आप पेपर कम अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में ऑलरेडी वो चीज़ है, स्ट्रेस है उस चीज़ का। आपने उस काम को जितना तो वो मुश्किल था नहीं, उससे ज़्यादा उसे कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। तो यही चीज़ होती है मैन्युफैक्चरिंग में भी। इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर, इट टेक्स टाइम, ठीक है, इट्स अ डिफ़िकल्ट प्रोसीजर। तो अगर वो मुश्किल काम है, लंबा काम है, तो उसके लिए यही है, दिमाग अपना ठंडा करके और उसके बाद उस प्रोसेस को जितना कम कॉम्प्लिकेटेड किया जा सकता है उतना कम कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश की जाती है, ताकि उसका एग्जीक्यूशन उतना स्मूथ हो सके। तो यही मैन्युफैक्चरिंग का एक मेन मतलब आप कह लीजिए कि कोशिश ये होती है, एक एम्फेसिस जो किया जाता है, जो फोकस किया जाता है उस चीज़ पे किया जाता है कि कितना कम कॉम्प्लिकेटेड इसे बनाया जा सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। तो मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखिए। पहला, सबसे पहले तो स्किल्स है ना, स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स और मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। कोई भी चीज़ है उसको बनाने के लिए एक पर्टिकुलर स्किल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि क्लोथ प्रोडक्शन है, तो उसके पीछे उस टाइप का काम, उस टाइप की टेक्नोलॉजी यूज़ करनी आनी चाहिए। वहीं अगर आपको कंप्यूटर बनाना है या फ़ोन बनाना है या टीवी बनाना है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनानी है, तो फिर उसके पीछे उस टाइप का टेक्नोलॉजी आना चाहिए। अगर कोई पर्सन इलेक्ट्रॉनिक्स में काम में स्किल्ड है, तो उसको आप अगर टेक्सटाइल में भेज देंगे तो उसके लिए वो काम को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। एंड सेम इज़ द केस, अगर मान लीजिए टेक्सटाइल में कोई पर्सन का मतलब हाथ बैठा हुआ है, उसको आप उठा के डाल देंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो उसके लिए वो काम पकड़ना मुश्किल है। तो स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी स्पेशलाइज्ड स्किल, कि जिस काम के लिए है वो काम करना आना चाहिए। अंडर द क्राफ्ट मेथड फैक्ट्रीज प्रोड्यूस ओनली अ फ्यू पीसेज विच आर मेड टू ऑर्डर, ठीक है। क्राफ्ट मेथड जो होता है, जो कि क्राफ्ट मेथड फैक्ट्रीज होते हैं, तो वो सिर्फ कुछ ही पीसेस बनाते हैं, सैम्पल पीसेस, ठीक है, ऑर्डर के हिसाब से। तो कॉस्ट जो होता है वो हाई होता है। तो मैंने आपको अभी बताया भी कि मास प्रोडक्शन जो होता है वो आपके लिए हमेशा थोड़ा सा मतलब बेटर एक रहता है। वाई? बिकॉज मास प्रोडक्शन में आपका ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है, तो एटलीस्ट आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, यू कैन होप फॉर अ बेटर आउटकम। अभी चलेगा या नहीं वो प्रोडक्ट, ये बात की चीज़ है, लेकिन आप बनाएंगे ही कम प्रोडक्ट तो चलना तो वैसे ही नहीं है। मतलब उससे जितना भी पैसा, मान लीजिए आपके प्रोडक्ट ही बहुत कम है, मान लीजिए सारे प्रोडक्ट भी निकल गए, लेकिन अगर आपने प्रोडक्ट्स ही कम बनाए हैं तो उसका आउटपुट आने के जो चांसेस भी ख़त्म हो गए ना। तो इसीलिए मास प्रोडक्शन जो है उसमें ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी बेटर होती है। तो मास प्रोडक्शन में क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्टैंडर्डाइज पार्ट्स बाय ईच वर्कर परफॉर्मिंग ओनली वन टास्क रिपीटेडली। मास प्रोडक्शन है तो एक ही काम बार बार होगा, जाहिर सी बात है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग क्या फ़र्क है, देखिए इसमें मैन्युफैक्चरिंग लिटरली मीन्स टू मेक बाय हैंड। अगर आप मैन्युफैक्चर का एकदम रियल मतलब समझेंगे तो वो होता है कोई भी चीज़ को बनाना, ठीक है, लाइक लिटरली अपने एफर्ट्स से बनाना, हाथ से बनाना। हाउएवर नाउ इट इंक्लूड्स गुड्स मेड बाय मशीन्स। अब की टाइम पे मशीन्स के साथ भी अगर आप कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग ही मानी जाती है। It is essentially a process which involves transforming raw materials into finished good। तो इसके अंदर क्या होता है, जो रॉ मटेरियल है वो फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट होता है और उस फिनिश्ड गुड की जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। Conceptually, an industry is a geographically located manufacturing unit maintaining books of accounts and records under a management system। अब इंडस्ट्री जो है वो जोग्राफिकली भी जो लोकेटेड होगा ना, उसका जो मतलब जो जगह होगा वो प्रॉपर मतलब हर चीज़ जो है उसकी बहुत डिसाइड करके, बहुत प्लान करके तब की जाती है। ऐसे नहीं कि बैठे बैठे सोच लिया कि ये बनाना है तो चलो शुरू हो जाते हैं। उसके लिए प्रॉपर लोकेशन, जो भी इंडस्ट्री बनानी है तो उसके लिए एक प्रॉपर लोकेशन है कि कहाँ पे रॉ मटेरियल मिलेगा, कहाँ पे हम कितनी डिस्टेंस तक हम मार्केट अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती है। कॉन्सेप्चुअली एंड इंडस्ट्री, अगर इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री एक ऐसा जोग्राफिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है जो कि मेंटेन करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स अंडर अ मैनेजमेंट सिस्टम। वही चीज़ें कि प्रॉपर मैनेजमेंट से सारी चीज़ें होती है। As the term industry is comprehensive, it is also used as synonymous with manufacturing। ठीक है, तो हमें लगता है इंडस्ट्रीज मतलब वहाँ पे कुछ बनने का ही काम हो रहा है। When one uses terms like steel industry and chemical industry, जब कोई बोलता है स्टील इंडस्ट्री या केमिकल इंडस्ट्री तो हमें समझ में आता है फैक्ट्री, ठीक है। स्टील इंडस्ट्री है तो स्टील बनता होगा, ठीक।
But there are many secondary activities which are not carried on in factories such as what is now called as entertainment industries. तो जिन इंडस्ट्रीज में, ठीक है, आपका बनने का, मैन्युफैक्चर होने का काम नहीं हो रहा है, कोई चीज़ सेकेंडरी, वो सेकेंडरी एक्टिविटी का पार्ट नहीं है जहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, जैसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, तो ये भी एक टाइप से इंडस्ट्री ही है. बट हम जब इंडस्ट्री पढ़ते हैं वर्ड, तो हम समझते हैं कि यहाँ कुछ बन रहा होगा, समथिंग मस्ट बी मैन्युफैक्चरिंग हियर. तो इंडस्ट्री जो है आज के टाइम पे वो बहुत ही ब्रॉड मीनिंग कैरी करता है. तो यहाँ पे सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की हम बात कर रहे हैं. मैकेनाइजेशन देखिए क्या होता है, किसी भी चीज़ की अगर हम मैकेनाइजेशन करते हैं तो उसका मतलब होता है गैजेट्स को यूज़ करना जो कि एक टास्क को परफॉर्म कर सके. ठीक है, कि मैकेनाइज करना मतलब मशीन्स के थ्रू उस टास्क को करवाना. ऑटोमेशन विदाउट एड ऑफ ह्यूमन थिंकिंग ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज़ द एडवांस्ड स्टेज. आज के टाइम पे सब कुछ ऑटोमेटिक, एवरीथिंग मस्ट बी ऑटोमेटिक. तो हम कोशिश करते हैं कि हर चीज़ ऑटोमेटिकली जो है वो काम करे. एआई भी उसी पे काम करता है. तो ऑटोमेशन जो है वो आज के टाइम पे एडवांस्ड स्टेज है मैकेनाइजेशन का, कि मशीन ये तो काम तो खुद करे ही करे, लेकिन साथ में ये समझे भी कि कब कौन सा काम करना है. ठीक है. ऑटोमेटिक फैक्ट्रीज विद फीडबैक एंड क्लोज्ड लूप कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम वेयर मशीन्स आर डेवलप्ड टू थिंक हैव स्प्रंग अप ऑल ओवर द वर्ल्ड. मैंने वही बताया, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो क्या है? वो यही तो है, जैसे आप अपना फ़ोन है, आप उसको कान पे लगाते हो, उसकी स्क्रीन बंद हो जाती है, तो वो जो अंदर सेंसर लगा है वो क्या कर रहा है? वो ऑटोमेटिकली काम कर रहा है. क्या काम कर रहा है? वो सेंस कर रहा है कि कुछ स्किन जो है वो मतलब कुछ ऊपर आया है, उसको वो सेंस करता है और वो बंद हो जाती है स्क्रीन. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं ऑटोमेशन एक तरीके का है. ठीक है, जैसे आप फ़ोन जो है, आपने IoT सुना होगा कभी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स. आप फ़ोन है, फ़ोन से आप डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट करके उसको काम करवा सकते हैं ब्लूटूथ या वाईफाई के ज़रिए. तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक तरीके से ऑटोमेशन ही तो है. ठीक. टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन. अब टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन क्या होता है? टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी आर एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग फॉर क्वालिटी कंट्रोल. अब क्या होता है, देखिए, कोई भी चीज़ की जो टेक्नोलॉजी होती है, देखिए जब हम कोई चीज़ बना रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे ही नहीं होता कि एकदम सोचा बनाएंगे और उसके लिए रॉ मटेरियल इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते. नहीं, सबसे पहले उसके पीछे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, उसके पीछे एक प्रॉपर पढ़ाई होती है कि क्या मतलब उसको कैसे कैसे काम स्टार्ट करना है, कहाँ से. मान लीजिए आप ही को कुछ, आपने सोचा कि यार मुझे ये बनना है, ठीक है, फलाना बनना है, कुछ भी बनना है, अब मुझे ये बनना है, तो आप अचानक से तो अगले दिन उठ के नहीं बैठ जाएंगे कि हाँ भैया मैं तो बन जाऊँगा. ठीक, आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा पीछे जाके कि भैया ये चीज़ क्या है, इसको बनने का प्रोसेस क्या है, कहाँ से शुरुआत करते हैं. तो वही चीज़ होती है जब कोई चीज़ इनोवेट की जाती है तो उसके लिए बहुत रिसर्च एंड स्टडी, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है. ठीक है, तो वो डेवलपमेंट, रिसर्च, R&D वही होता है. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये मैन्युफैक्चरिंग का. ठीक है, इसमें क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल होता है, एलिमिनेटिंग वेस्ट, ये सब ट्रायल्स, एफर्ट्स है जो किए जाते हैं कि क्वालिटी जो है वो बनी रहे प्रोडक्ट की, वेस्ट जो है वो ना हो, इनएफिशिएंसी ना हो, पॉल्यूशन जो है वो हम कंट्रोल कर सके. तो ये सारी चीज़ें जो है इसका ध्यान रखने की कोशिश की जाती है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के टाइम पे. ठीक है, अब आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटिफिकेशन. क्या होता है इसमें, देखिए मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है. एक तो कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी, मशीन यूज़ करना आना चाहिए. देन एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन एंड डिविजन ऑफ लेबर फॉर प्रोड्यूसिंग मोर गुड. तो सबसे पहले तो काम बहुत अच्छे से आना चाहिए, इसलिए एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन लिखा हुआ है. ठीक है, प्रॉपरली एक टीम डिवाइडेड होती है कि ये टीम जो है वो ये काम करेगी, R&D में जाएगी, क्योंकि उनका जो है वही स्पेशलाइजेशन होता है, उनके पास उसी चीज़ की डिग्री होती है. दे आर द बेस्ट एनालिस्ट्स. ठीक है, वो चीज़ें पढ़ के एनालाइज कर सकते हैं कि इसको कहाँ यूज़ करें, कहाँ नहीं यूज़ करें. ठीक है, उसके बाद फिर मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में ये वाली टीम जाएगी, मैनेजमेंट में ये वाली टीम जाएगी, अकाउंट्स में ये वाली टीम जाएगी. तो हर एक तरीके से डिपार्टमेंट जो है वो सेपरेट किया जाता है. ठीक है, उसके बाद कोशिश की जाती है कि इस तरीके से डिवीज़न किया जाए कि कॉस्ट ओवरऑल कम पड़े, कि जितने कम लोगों के थ्रू ये काम हो सकता है तो उतना उनको कम पे करना पड़ेगा, तो कॉस्ट जो है वो बचाने की कोशिश की जाती है. देन वास्ट कैपिटल. ठीक है, पैसा तो चाहिए ही चाहिए.
देन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसकी ज़रूरत है। एंड देन एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी, मतलब दिमाग होना चाहिए इतना कि एग्जीक्यूट कैसे करना है पूरे प्रोसेस को, वो पूरी नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है कि ये चीज़ें तो होती ही होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है अनइवन जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए, मेजर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग हैव फ्लरिश्ड इन अ फ्यू नंबर ऑफ प्लेसेस। तो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें ध्यान रखा जाता है, प्लेसेस का ध्यान रखा जाता है। क्या क्या है देखिए, दीज कवर, अब मैन्युफैक्चरिंग जो एरिया है उसके क्या दिया हुआ है, लेस देन 10% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया। जो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए जो एरिया है 10% से भी कम है, वर्ल्ड के 10% से कम है। दीज नेशंस हैव बिकम द सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर, और जहाँ पे हैं ये एरियाज तो वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। हाउएवर इन टर्म्स ऑफ टोटल एरिया कवर्ड, अगर टोटल एरिया की बात की जाए, मैन्युफैक्चरिंग साइट्स जो हैं आर मच लेस कॉन्स्पिक्यूअस एंड कॉन्सेंट्रेटेड ऑन मच स्मॉलर एरियाज देन दैट ऑफ एग्रीकल्चर ड्यू टू ग्रेटर इंटेंसिटी ऑफ प्रोसेस। क्या लिखते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग साइट्स होते हैं, ठीक है, वो एग्रीकल्चर के कंपैरिजन में, क्योंकि उनका जो प्रोसेस होता है वो ज़्यादा, मतलब इंटेंसिटी उसकी ज़्यादा होती है, तो आप ये कह सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ टोटल एरिया जो एग्रीकल्चर है वो ज़्यादा लैंड लेता है, मैन्युफैक्चरिंग साइट्स जो हैं वो कंपैरेटिवली कम लैंड जो है वो कंज्यूम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल 2.5 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ अमेरिकन कॉर्न बेल्ट यूजुअली इंक्लूड्स अबाउट 4 लार्ज फार्म्स एम्प्लॉइंग अबाउट 10 to 20 वर्कर्स सपोर्टिंग 50 to 100 पर्सनस, ठीक है। बट द सेम एरिया कुड कंटेन सेवरल लार्ज इंटीग्रेटेड फैक्ट्रीज एंड एम्प्लॉय थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स। तो हालांकि बहुत सारे वर्कर्स, अगर इंडस्ट्री की बात करें, लैंड की अगर बात करें तो एग्रीकल्चरल लैंड पे कितने लोग आ जाएंगे काम करने के लिए, है ना। लेकिन इंडस्ट्रीज़ की अगर बात करें तो कंपैरेटिवली एम्प्लॉयमेंट के जो स्कोप है वो इंडस्ट्रीज़ में थोड़ी ज़्यादा होते हैं। वाई? बिकॉज मोर पीपल आर इन्वॉल्व, मोर पीपल आर रिक्वायर्ड ड्यू टू मास प्रोडक्शन, तो वो चीज़ है। इंडस्ट्रीज मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट। प्रॉफिट कैसे बनाया जाता है, जितना कॉस्ट कम होगा उतना प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ठीक है। देयरफॉर इंडस्ट्रीज, मतलब ऑब्वियस सी बात है ना, आप अगर अपना पैसा कम लगा रहे हैं, ठीक है, आपने जो भी पैसा लगाया, अब या तो आपका जो प्रॉफिट निकला है, मतलब जो भी आपका बिक रहा है सामान वो बहुत ज़्यादा बिका है, ठीक है, तो जितना वो सामान बहुत ज़्यादा बिका है उतना ही क्या होगा, वो ज़्यादा में बिका और यहाँ पे आपने कॉस्ट कम लगाई, तो दोनों का जो सीपी और एसपी का जो गैप है वो बढ़ गया ना, और जितना ये गैप बढ़ेगा उतना प्रॉफिट ज़्यादा होगा आपको, बट एसपी शुड बी ग्रेटर, यानी कि जो बेचने वाला है वो ज़्यादा निकलना चाहिए, तभी आपको प्रॉफिट मिल सकता है। अगर आपका जो आपने पैसा लगाया वो ज़्यादा है और बिकने वाला कम है तो फिर आपको लॉस हो जाएगा, तो वो चीज़ यहाँ पे ध्यान रखी जाती है। देन इंडस्ट्रीज़ जो है वो इसी तरीके से पैसा बचाते हैं कॉस्ट कम करके, कि हमारा पैसा कम लगे। Therefore, industries should be located at points where production costs are minimum. तो अब देखिए लोकेशन कैसे मैटर करती है, कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगाई जाती हैं जहाँ इन्हें कॉस्ट कम पड़े, ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट कम पड़े। सम ऑफ द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्रियल लोकेशंस आर, अब देखिए क्या क्या फैक्टर्स है जो इंडस्ट्री के लोकेशन को मैटर करता है। सबसे पहले मार्केट। अब अगर ये पैराग्राफ हम ना भी पढ़े तो आपको एक आइडिया, रफ आइडिया क्या होना चाहिए कि मार्केट के पास में ही, ठीक है, मार्केट के आसपास में ही इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगा, है ना। फिर अगर आप सेकंड पॉइंट देखें, एक्सेस टू रॉ मटेरियल, थोड़ा सा रॉ मटेरियल जहाँ है, जैसे मान लीजिए मिनरल इंडस्ट्री है, तो मिनरल जहाँ मिल रहा है अगर वहाँ इंडस्ट्री होगी तो इन्हें रॉ मटेरियल लेने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगा। नहीं तो 100 किलोमीटर ट्रैवल करके पहले आ रहे हैं ये लेने के लिए रॉ मटेरियल, फिर मार्केट में जा रहे हैं 100 किलोमीटर ट्रैवल कर, तो ट्रैवलिंग कॉस्ट ही हो गया ना कितना ज़्यादा। तो इसीलिए एक्सेस टू रॉ मटेरियल भी ईजी होना चाहिए, एक्सेस टू मार्केट भी ईजी होना चाहिए, लेबर सप्लाई ईजिली अवेलेबल होना चाहिए। कुछ जगहें होती हैं जहाँ पे कि लेबर जो है वो लो कॉस्ट में हमें मिल जाता है, तो वो एरिया को प्रेफर किया जाता है फॉर इंडस्ट्रीज़, ठीक है। एनर्जी जो है वो वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, मान लो लाइट ही नहीं है तो मशीन क्या ही काम करेगी, करेक्ट है। देन एक्सेस टू ट्रांसपोर्ट, अब अगर ट्रांसपोर्ट करना है हमने सामान, चाहे कम ही डिस्टेंस है लेकिन रोड तो चाहिए ना, तो वो एक ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थोड़ी सपोर्टिव होनी चाहिए उस इंडस्ट्रीज़ को लेकर, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, कंप्यूटर्स की,
तो आज आप देखिए इंडिया, आज अगर आप 10-12 साल पीछे जाएंगे इंडिया में, तो कहीं ये फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, ये सब चीज़ें कहाँ थी। ठीक है, आज के टाइम पे ये इतना बढ़ गया कि हमें मतलब आप कहीं भी जाइए, आप सब्ज़ी लेने जाइए तो उनके पास भी वो QR कोड रहता है, आप स्कैन कीजिए, उनके पास बढ़िया स्पीकर है, बोलता है इतना पैसा आ गया। तो ये क्या है, गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया थ्रू पॉलिसीज़ इन इंडस्ट्रीज़ को। ठीक है, तो इन इंडस्ट्रीज़ को इन्होंने, गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, तब जाके ये इंडस्ट्रीज़ इतनी फ्लरिश कर पाई कि 10-12 साल में हम वहाँ से यहाँ पहुँच गए। कि कभी फ़ोन सिर्फ कॉल पे बात करने के लिए यूज़ करते थे, अभी फ़ोन हर चीज़ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, कि पैसा कहीं पे करना है, कहीं आप फंस गए, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप फ़ोन से पे कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसी के सपोर्ट की वजह से हो पाई है। तो ऑब्वियसली कोई भी इंडस्ट्री जब सेटअप की जाती है तो गवर्नमेंट का उसके प्रति जो भी सपोर्ट है या नहीं है तो उसको ध्यान में रखा जाता है। तो अब देखिए एक्सेस टू मार्केट में क्या है, द एग्जिस्टेंस ऑफ ए मार्केट फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट ये फैक्टर है। मार्केट जो है वो ये हुआ कि लोगों की डिमांड जहाँ पूरी हो सकती है। ठीक है, मार्केट मीन्स पीपल हु हैव डिमांड फॉर दीज गुड्स एंड ऑल्सो हैव द परचेजिंग पावर। ना सिर्फ डिमांड है बल्कि परचेजिंग पावर भी है कि वो मतलब कैपेसिटी है कि उसको परचेज कर सकते हैं सामान को। इच्छा होना काफ़ी नहीं है आपके पास कि आपको ये सामान चाहिए, आपके पास ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप वो सामान ले सकें। ठीक है, तो टू बी एबल टू परचेज फ्रॉम द सेलर एट अ प्लेस, तो वो वहाँ से ले सकें। रिमोट एरियाज़ इनहेबिटेड बाय अ फ्यू पीपल ऑफर स्मॉल मार्केट। रिमोट एरियाज़ में मार्केट भी छोटी होती है, डिमांड भी कम होता है, लोगों की परचेजिंग पावर भी कई बार कम होती है। द डेवलप्ड रीजन्स ऑफ यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया प्रोवाइड लार्ज ग्लोबल मार्केट। तो ये सारे एरियाज़ जो हैं ये लार्ज ग्लोबल मार्केट की तरह काम करते हैं। यहाँ पे परचेजिंग पावर जो है लोगों की बहुत हाई है, करेंसी स्ट्रॉन्ग है, तो वो चीज़ एक रहती है। डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स जो हैं जैसे कि साउथ और साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, ये भी लार्ज मार्केट की तरह काम करते हैं बिकॉज हेयर पीपल आर सो मच इन नंबर। जैसे साउथ ईस्ट एशिया में चाइना है, इंडिया है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत अच्छी खासी है। तो जब पॉपुलेशन अच्छी है तो डिमांड अच्छी है। ठीक है, सम इंडस्ट्रीज सच एज एयरक्राफ्ट्स मैन्युफैक्चरिंग हैव अ ग्लोबल मार्केट। तो इन सब मैक्सिमम इंडस्ट्रीज़ का ग्लोबल मार्केट जो है वो है इधर। द आर्म्स इंडस्ट्री ऑल्सो हैज़ अ ग्लोबल मार्केट। तो इन सारी इंडस्ट्रीज़ का भी ग्लोबल मार्केट यहाँ पे है। एक्सेस टू रॉ मटेरियल, अब रॉ मटेरियल जो है वो इंडस्ट्रीज़ यूज़ करेगी। ठीक है, तो और रॉ मटेरियल जो यूज़ कर रही है वो कैसा होना चाहिए, चीप होना चाहिए, इजी टू ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। इंडस्ट्रीज़ जो हैं बेस्ड ऑन चीप, बल्की एंड वेट लूजिंग मटेरियल आर लोकेटेड क्लोज टू द सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल सच एज स्टील, शुगर एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज़। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो मतलब इंडस्ट्रीज़ जो है वो कहाँ, चीप, बल्की और वेट लूजिंग मटीरियल जो है जिसमें कि मतलब कम से कम ट्रांसपोर्ट करने में तकलीफ़ हो, वो सामान के लिए जो इंडस्ट्रीज़ बनेंगी ना वो ज़्यादा रॉ मटेरियल के आसपास बनेगी। ठीक है, अगर मान लीजिए वो भारत जैसे स्टील इंडस्ट्री है, भारी सामान है, तो उसके लिए स्टील जहाँ से उन्हें मिलेगा ना उसके आसपास ही वो इंडस्ट्रीज़ रखना चाहेंगे, ना कि बहुत दूर कि ट्रैवल करने के लिए भी स्टील को वहाँ से उठा के वहाँ तक पहुँचाना भी अपने आप में एक टास्क हो जाए। ठीक है, कॉस्ट बढ़ेगा वो अलग। The perishability is a vital factor for the industry to be located closer to the source of raw material. अब जैसे एग्रो प्रोसेसिंग और डेयरी प्रोडक्ट्स है आर प्रोसेस्ड क्लोज टू द सोर्स ऑफ फार्म प्रोड्यूस और मिल्क। अब जैसे मान लीजिए डेयरी प्रोडक्ट है, मिल्क चाहिए उसके लिए, अब मिल्क को तुम ज़्यादा दूर तो ट्रैवल नहीं कर सकते ना मिल्क लेके, बिकॉज वो तो सॉर हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होता है कि इंडस्ट्री मतलब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि कितना डिस्टेंस की दूरी जो है वो मेंटेन की जा सकती है, या इतना कॉस्ट उठाया जा सकता है, या इसमें लॉस नहीं होगा प्रोडक्ट का, चाहे वो रॉ मटेरियल हो चाहे वो फाइनल प्रोडक्ट हो। तो डिस्टेंस मैटर्स। देन आता है एक्सेस टू लेबर सप्लाई। लेबर सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिकॉज इंडस्ट्रीज़ में भारी मात्रा में लेबर लगते हैं, तो जितना वो कम होगा या जितने चीप रेट पे लेबर अवेलेबल होगा उतना इंडस्ट्रीज़ के लिए अच्छा है। ठीक है, तो उनको कैसा चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए एक तो, और मैकेनाइजेशन बढ़ने की वजह से, ऑटोमेशन बढ़ने की वजह से जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं उनका जो डिपेंडेंसी है ना इंडस्ट्रीज़ पे लेबर्स के ऊपर वो थोड़ी कम हो गई, क्योंकि जितना ऑटोमेटिक मशीन होगा उतने कम लोग चाहिए होंगे बट उतना ही इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। तो डिपेंड करता है कि कितना इन्वेस्ट किया जा सकता है और क्या है, तो उस पर लेबर सप्लाई को भी एक अच्छा फैक्टर माना जाता है। देन एक्सेस टू सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो जिसके अंदर पावर चाहिए, ज़्यादा बिल चाहिए, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक है, वो क्लोज रहता है ज़्यादा टू द एनर्जी सप्लाई। जहाँ से एनर्जी आ रहा है उसके आसपास में ही इंडस्ट्रीज़ को रखने की कोशिश की जाती है, जैसे एल्यूमिनियम इंडस्ट्री।
ठीक है। अर्लियर कोल वॉज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, पहले कोल जो है वो मेन सोर्स होता था एनर्जी का। आज के टाइम पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, ये सब भी यूज़ किया जाता है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। तो अब क्या ये पॉसिबिलिटी बढ़ गई है, ठीक है, कि कहाँ कहाँ इंडस्ट्रीज़ हो सकती हैं। देन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी, क्योंकि जितनी रोड अच्छी होगी उतना स्पीडी और एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट होगा, और जितना स्पीडी या एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट होगा उतना रॉ मटेरियल को कम प्रॉब्लम, मतलब रॉ मटेरियल को कम नुकसान होगा अपना इंडस्ट्रीज़ तक पहुंचने में, ठीक है। फिनिश्ड गुड्स जो है उनको मार्केट तक पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए भी एक मतलब चाहिए प्रॉपर एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। अब कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा प्रेफर की जाती है जहाँ पे मार्केट के भी क्लोज हो, जहाँ पे रॉ मटेरियल के भी क्लोज हो, ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ओवर एंड ऑल बच जाए, बिकॉज फ्रेट बहुत लगता है, पैसा बहुत लगता है इसमें, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स। तो इंडस्ट्रियल यूनिट्स की लोकेशन में इसका बहुत यूज़ होता है। वेस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका जो है वो हाईली डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम एरिया है, वहाँ पे बहुत अच्छा खासा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ठीक है। विच हैज़ ऑलवेज इंड्यूस्ड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन दिस एरिया, जिसकी वजह से यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं। मॉडर्न इंडस्ट्रीज इज इनसेपरेबली टाइड टू ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इंडस्ट्री है तो ट्रांसपोर्टेशन को वो एक्सपेक्ट करेगी, मतलब दोनों का बॉन्डिंग है बहुत अच्छा। इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन, जितना अच्छा इम्प्रूवमेंट ट्रांसपोर्टेशन में होगा उतना ही अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा, बिकॉज सामान टाइम टू टाइम जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच पाएगा, ठीक है। तो एंड रीजनल स्पेशलाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, वही चीज़ हो गई कि जो सामान है वो करेक्ट टाइम पे, चाहे रॉ मटेरियल फैक्ट्रीज तक पहुँचे, चाहे फैक्ट्रीज से फिनिश्ड प्रोडक्ट निकल के मार्केट तक पहुँचे, टाइम पे पहुँचा है तभी काम का है, ठीक है। कम्युनिकेशन तो आज के टाइम पे इट्स समथिंग विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि इंटरनेट अवेलेबिलिटी की वजह से अगर हम जैसे पहले बिल्स में काम होता था, ऑन पेपर सारा काम होता था अकाउंट्स का, अभी के टाइम में क्या है, बिल जाते हैं, मेल जाता है, जो कि आप कितने किलोमीटर दूर तक आप भेज सकते हैं। तो कम्युनिकेशन जो है वो होना चाहिए बहुत अच्छा, जो कि अभी के टाइम पे है भी, ठीक। गवर्नमेंट पॉलिसी, मैंने आपको बताया गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, चाहे आप देश में कुछ भी करें, गवर्नमेंट सपोर्ट इज़ रिक्वायर्ड। Government adopt regional policies to promote balanced economic development and hence set up industries in particular areas. तो रीजनल पॉलिसीज़ को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। कई बार गवर्नमेंट जो है वो एक एरिया को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ ओपन करवाती है, उसके लिए प्राइवेट सेक्टर्स को पैसे भी देती है कि आप यहाँ पे आप अपना जो एक ब्रांच है उसको आप ओपन कीजिए, ताकि ये सेक्टर जो है ये भी आगे आ सकेगा। तो कई बार ये भी होता है, तो वो भी एक तरीके का सपोर्ट है जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब आ जाता है इसमें एक्सेस टू एग्लोमरेशन इकोनॉमीज लिंक बिटवीन इंडस्ट्रीज़। आगे जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है कि जो भी इनका मतलब कनेक्शंस आप कह सकते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे देखिए, मैनी इंडस्ट्रीज़ बेनिफिट फ्रॉम नियरनेस टू अ लीडर इंडस्ट्री एंड अदर इंडस्ट्रीज़। अब जैसे मान लीजिए कोई बड़ी इंडस्ट्री, मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी है, अगर उसके पास में कोई छोटी कंपनी है और वो छोटी कंपनी ने बड़ी कंपनी के साथ एक डील कर ली है कि हम आपको अपना प्रोडक्ट देंगे, ठीक। तो अब उसके आसपास अगर वो है तो कहीं ना कहीं छोटी कंपनी का फ़ायदा बड़े के प्रॉफिट से जुड़ गया ना, जितना उसको बेनिफिट होगा उतना रॉ मटेरियल वो वहाँ से उठाएगा, उतना मटेरियल बेसिकली उस इंडस्ट्री से उठाएगा। तो इस तरीके से कनेक्शंस बहुत ज़रूरी हैं। दीज बेनिफिट्स आर टर्म्ड एज एग्लोमरेशन इकोनॉमीज़, इन्हें हम एग्लोमरेशन इकोनॉमीज़ कहते हैं। सेविंग्स आर डिराइव फ्रॉम द लिंकेजेस विच एग्जिस्ट बिटवीन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं कि उनका जो लिंकेज है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब हम बात करते हैं, मतलब इम्पॉर्टेंट होता है फॉर गुड प्रोडक्शन, फॉर गुड आउटपुट किसी भी जगह का, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। इस लेक्चर को हम यहीं ख़त्म करेंगे और यहाँ से हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। होप आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।